हाँ, तो आज अपना स्टार्ट करेंगे, बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हैं, ठीक है। और आज के क्वेश्चन आपको मैंने जैसे पहले भी कहा था कि अपन हर टॉपिक से सारे क्वेश्चन लेने वाले हैं। जैसे अपन डेवलपमेंट लिया है ना, विकास के बारे में पढ़ा। अब आज मैंने लिया है डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI। इससे कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे क्वेश्चन ले लेंगे। मतलब एक एक टॉपिक जो भी अपन लेंगे उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और उससे क्या है कि आपके माइंड में फिट हो जाएगा कि इस HDI से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो इसी सिस्टम से आपको पढ़ना है, इसी सिस्टम से आपको नोट्स बनाना है कि पेज नंबर वाइज वो ले लो, ऐसा नहीं। बिल्कुल एक्यूरेट टॉपिक वाइज पढ़ा करो ताकि समझ में आएगी किस टॉपिक से, क्योंकि आगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कैसे तैयारी करोगे, वहाँ पर हमेशा कैसे तैयारी करवाई जाती है। जब भी आप बड़े होकर तैयारी करोगे, प्रिपरेशन करोगे, तो हमेशा एक टॉपिक लिया जाता है, उस टॉपिक से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, 20, 30, 50, जितने सारे का डालो। फिर पिछले एग्जाम्स में क्या क्या रखे उनको थोड़ा अंडरलाइन कर लिया जाता है कि ये एग्जाम में आ चुके, तो उसका अंदाजा थोड़ा अपन को रहना चाहिए कि पिछले एग्जाम में क्या पूछे गए, वो सिस्टम, ठीक है। क्वेश्चन है, उन सूचकों को सूचीबद्ध कीजिए। आया हुआ क्वेश्चन ध्यान रखना, ये सारे ही क्वेश्चन मोस्टली क्वेश्चन को रिपीट हो रहे हैं, घूम फिर के आ रहे हैं, क्योंकि छोटा चैप्टर, ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं आएंगे, ध्यान रखना। इतने से 4-5 बस, ज़्यादा बड़े क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं आते। फैक्ट वाले क्वेश्चन ज़्यादा आ सकते हैं, फैक्चुअल। तो सूचीबद्ध कीजिए जिनके आधार पर मानव विकास सूचकांक बनाया जाता है, या फिर ऐसा भी आ सकता है मानव विकास सूचकांक के 3 घटकों की व्याख्या कीजिए। दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं। अपने पढ़ा था HDI, ये वही चीज़ है कि जो ये HDI है उसको कैसे बनाया जाता है, उसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है, कैसे कहते हैं कि ये इतना इतना HDI है, वो पढ़ोगे। बहुत कुछ नॉलेज कराऊंगा आज। फिर बाय होम इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स प्रिपेयर्ड, और हाउ इज इट कैलकुलेटेड, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। कैसे मतलब अंदाज़ा लगाया जाता है कि इस देश का कितना इंडेक्स है वगैरह, ठीक है। या फिर ऐसा वैसे 3 पैरामीटर्स ऑफ HDI, वो भी, उसका भी आंसर सेम ही रहना है, ठीक है। चलो बहुत ही ध्यान से समझना है, बहुत ही ध्यान से समझना है। आंसर देखो कि मानव विकास सूचकांक, सीधी सी बात है, एक संगठन या संघ या यूनियन चलाता है जिसका नाम है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, UNDP। बताया था मैंने आपको कि जो UNDP का काम क्या है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP, वो एक ऐसा मान लो कि इनके ऊपर हेड है, मेन हेड वो हैं। एक वो ऑर्गेनाइजेशन है जो HDI को तैयार करता है, और जब HDI तैयार हो जाता है तो HDR, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, जारी कर देता है ईयरली, हर साल। ये तो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मतलब कि सूचकांक। ये तो अंदाज़ा लगाना, जब वो UNDP हर कंट्री से थोड़े थोड़े डेटा लेता है। कौन से डेटा लेता है अभी बात करूंगा। ये डेटा लेता है, उसके बाद में उन चीज़ों पर रिजल्ट बना देता है, सब कंट्री का ध्यान में रखते हुए कि आपकी कौन सी पोजीशन है, आपको किस फील्ड में और डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है, या आप इसके अंदर पिछड़ रहे हो, इसमें आप प्रोग्रेस करो, वो सब। और फिर वो रिपोर्ट जारी कर देता है, HDR, समझ गए, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, मानव विकास रिपोर्ट, वो इसी से लिंक्ड है, समझ गए। तो पहली एक क्वेश्चन तो ये तैयार हो गया कि इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को कौन बनाता है, तो UNDP, ठीक है। नेक्स्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज कैलकुलेटेड ऑन सर्टेन पैरामीटर्स, ठीक है, नॉन टू इंडिकेट द डेवलपमेंट ऑफ द पीपल ऑफ ए कंट्री। कुछ पैरामीटर्स होते हैं, कुछ मापदंड होते हैं जिनके द्वारा HDI को तैयार किया जाता है। कुछ जैसे किसी चीज़ को बनाने के लिए एक सिस्टम होता है। जैसे आप स्कूल जाओगे तो स्कूल के कुछ पैरामीटर्स हैं, कैसे कि आपको मॉर्निंग में स्कूल जब भी लगेगा, जो भी टाइम होगा आपका, उस टाइम पे पहुंचना पड़ेगा आपको। प्रेयर होगी तो प्रेयर में शामिल होना पड़ेगा, प्रेयर से पहले आना पड़ेगा। जो भी ड्रेस वगैरह है, स्कूल की यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म उसमें जाना पड़ेगा, उसके रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, वो सब बातें। बुक्स लेके जानी पड़ेगी, नोटबुक होगा, होमवर्क करना पड़ेगा, सब बातें एक पैरामीटर्स है। वैसा का वैसा इसका भी एक पैरामीटर्स है। क्या पैरामीटर्स है, यानी कि जो मानव विकास सूचकांक उसको ज्ञात करने के लिए किसी देश के लोगों के विकास को इंगित करने वाले कुछ मापदंड होते हैं। कौन कौन से मापदंड है, दीज आर पैरामीटर्स एज फॉलोज, निम्नलिखित हैं। वो कौन कौन से, पहला है लाइफ एक्सपेक्ट्री एट बर्थ। इसका मतलब है जन्म के समय जीवन की उम्मीद। हमेशा इसको मैं इनडायरेक्टली एक शब्द बोल दूं कि जो शिशु मृत्यु दर है, इसका नाम वही है कि जब कोई बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेते ही वो जीवित रहा या नहीं, इसको समझना आप। वो जीवित रहा क्या आगे तक, लॉन्ग टाइम, वो देखा जाता है। अगर वो मर जाता है, इसका मतलब कुछ उसकी जो माँ है या मम्मी है, उनके कुछ प्रॉब्लम्स थी, न सेंस उनको प्रॉपर तरीके से जो डाइट नहीं मिली,
इसका मतलब वो गरीब होंगे, पुअर होंगे, या फिर कुछ और भी कारण हो सकते हैं, हॉस्पिटल सुविधा नहीं मिली होगी। अगर ऐसा नहीं मिला तो वो HDI उसको नोटिस करेगा कि क्या वजह रही। तो एक तो ये लाइफ एक्सपेक्टेड बर्थ यानी कि जन्म के समय जीवन की उम्मीद, इसको नोटिस करेगा कितनी है। दूसरा, शिक्षा के मामले में देखता है वो कि जो प्राथमिक विद्यालय हैं, जो मतलब प्राइमरी स्कूल है 5वीं तक, 5th, फिर माध्यमिक विद्यालय जो 8वीं तक होती है, सेकेंडरी स्कूल 10 तक भी होती है, 10 तक होती है, ठीक है, और उससे आगे की उच्च शिक्षा के सकल नामांकन दर, यानी कि ग्रोस एनरोलमेंट रेट फॉर प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल एंड हायर एजुकेशन। इसका मतलब समझ में आया आपके कि वो ये भी नोटिस करेगा कि पिछले साल, क्योंकि हर साल इंडेक्स तो जारी होता है, रिपोर्ट जारी होती है, तो प्राइमरी स्कूल में कितने एडमिशन हुए, इनरोलमेंट हुए, सेकेंडरी लेवल पे कितने एडमिशन्स हुए, क्योंकि ऐसे भी खूब सारे लोग हैं जो 5वीं तक पढ़ा के बच्चों को हटा लेते हैं पढ़ाई से, कुछ कारणवश गरीब होते हैं या कुछ काम करा लेते हैं, तो वो भी देखेंगे कि 5th तक कितने थे, उसके बाद में कंटिन्यू पढ़ाई आगे तक 10वीं तक या 12th तक कितनी जारी रखी, 12th के बाद में कितने कॉलेज तक पहुँचे, ग्रेजुएट किया, कितने 12th किया, सारी चीज़ें नोटिस होगी। क्योंकि अगर सपोज प्राइमरी के अंदर एडमिशन हो गया 1 लाख बच्चों का, सेकेंडरी में सपोज वो 80,000 20,000 कम हो गए, तो क्यों हुए, कारण जारी करो, नोटिस पूछेगा, देश को नोटिस मिलेगा कि क्या वजह रही कि 20,000 कम आए, या फिर और आगे 60,000 तो 40,000 क्यों कम हो गए। तो ये सिस्टम अपन इसके अंदर वो नोटिस करता है। तो बहुत ज़रूरी है तीनों बातें। और तीसरी है पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, वो ये भी नोटिस करेगा कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है या फिर उतनी है या घट रही है। अगर प्रति व्यक्ति आय कम हो रही है, इसका मतलब देश को डेवलपमेंट करने की अब भी ज़रूरत है। तो बहुत ईजी है ना, बहुत ईजी है। और आप भी सोच रहे होंगे कि हाँ यार ये चीज़ें होनी चाहिए, किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए ये चीज़ें होनी चाहिए। पहला लाइफ एक मतलब जन्म के समय वो वाली चीज़, सेकंड प्राइमरी सेकेंडरी लेवल कितना लेवल पे बच्चे पढ़ रहे हैं, तीसरा इनकम पर कैपिटा, ठीक है। तो ये था बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 बार CBSE पूछा गया, RBSR में पूछा गया है, और ये और भी एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, क्योंकि 12-13 के अंदर पूछे गए क्वेश्चन वापस रिपीट होते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट हो गया। नेक्स्ट है मानव विकास सूचकांक, जो भी अपन पढ़ रहे हैं, इसका महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है इसका, क्यों इसके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं इतनी, ठीक है। तो राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या फिर HDI के क्या महत्व है, ठीक है, वो जानना जरूरी है। तो महत्व देखो, वैसे तो आप इन चीज़ों को जब पढ़ा होगा तो वैसे अंदाज़ा लिख सकते हो, लेकिन फिर भी एक अच्छा आंसर कैसे लिखें कि ये देश के विकास के स्तर का संकेत देता है, बिल्कुल सही है। इट इंडिकेट्स द लेवल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री, किसी भी देश का किस लेवल पे, जैसे कि अपने भी जब ये मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है UNDP, HDR जब जारी की जाती है, पब्लिश की जाती है, तो उस टाइम पर हमारे देश की भी रैंकिंग होती है, जैसे कभी 130वां रैंक है, कभी 120वां, पूरे वर्ल्ड के देशों में, सब देशों में, कभी 100वां, ये आगे पीछे होता रहता है। तो वो उस लेवल का पता चलता है कि आप डेवलपमेंट के लेवल में कौन से स्तर पर हो, 50वें नंबर पे हो, 40वें, वो अलग अलग होता है। जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी करोगे ना, तो उस टाइम का पढ़ना है, करंट का पढ़ना होता है, पुराना डेटा नहीं पूछा जाता, इसलिए फैक्ट आपके वैसे भी नहीं है, ठीक है। वो जो भी रैंकिंग होगी, जैसे जिस दिन आप नौकरी के एग्जाम बैठोगे उसके 6 महीने पहले का जब करंट अफेयर्स पढ़ोगे, तो उसमें ऐसे बिल्कुल करंट के डेटा, जैसे महीने भर पहले का भी आ सकता है कि हमारे देश कौन सी पोजीशन पे है, तो उस टाइम की बात है वो। अभी तो बस आपको ये अंदाज़ा लगाना है कि ये चीज़ है। सेकंड, इसके माध्यम से आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण घटकों जैसे कि जीवन प्रत्याशा, इसको दूसरे शब्दों में जीवन प्रत्याशा भी बोला जाता है, एक ही बात है, जीवन प्रत्याशा या शिक्षा प्राप्ति का स्तर, यानी कि लेवल कौन सा है, वो लेवल चेक किया जाएगा। और वास्तविक प्रति व्यक्ति आय की जानकारी मिलती है। इन तीनों पॉइंट को मर्ज करके सेकंड पॉइंट लिख दिया गया है, ठीक है। यानी कि इट टेल्स अबाउट इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसमें है लाइक लाइफ एक्सपेक्टेंसी बोल दो, चाहे एक्सपेक्टरी बोल दो, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और लेवल ऑफ एजुकेशन अचीवमेंट एंड एक्चुअल पर कैपिटा इनकम। ये भी देखेंगे कौन इंडिया के अंदर कितने लोग किस लेवल तक पढ़ाई करते हैं, ग्रेजुएट तक या 12th तक या फिर 10th तक या 5th तक, उससे सेमेस्टर, ठीक है। और जीवन प्रत्याशा का मतलब ये जो है जन्म के समय, मतलब ऐसा मान लो शिशु मृत्यु दर, अभी नेक्स्ट पॉइंट वही लिखाऊंगा, क्या होती है शिशु मृत्यु दर, प्रति 1000 बच्चों पे जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या और प्रति 1000 बच्चों पे मरने वाले बच्चों की संख्या, वो सब सारी बातें सीखेंगे अभी अपन, है ना। वो सब आगे फैक्टर है जो 1000 या 1000 के ऊपर मेजर की जाती है, अभी समझ में आ जाएगा नेक्स्ट। फिर है तीसरा, ये विभिन्न देशों को संकेत देता है कि मानव विकास की दिशा में कितने आप अग्रसर हो चुके हो और कितना और आगे बढ़ना है। बहुत ईजी है,
यानी कि इट गिव्स एन इंडिकेशन टू डिफरेंट कंट्रीज दैट हाउ फार दे हैव प्रोग्रेस्ड इन द डायरेक्शन एंड हाउ मच फर्दर दे हैव टू गो। यानी कि आप कितना आपके देश के डेवलपमेंट में बढ़ चुके हो और कितना आपको और बढ़ना है। जैसे अभी आपके एग्जाम में भी ऐसा होता होगा, जैसे आपके फर्स्ट टेस्ट होता है, फर्स्ट टेस्ट स्कूल के अंदर होता है, तो सर या मैम आप कुछ अगर मार्क्स कम आते हो या फिर ठीक आते हो या फिर ठीक ठाक आते हो तो फिर वो कुछ नोट लिख के देते हैं कि अगर आप मतलब अच्छे हो, प्रोग्रेस कर रहे हो, या फिर ऐसा मान लो कि फर्स्ट यूटी के अंदर ठीक आई, सेकंड यूटी के अंदर आपके उससे थोड़ा ज़्यादा एक कम आए, तो फिर आपको नोट लिख के देते हैं ना कि आप हाँ प्रोग्रेस कर रहे हो, लेकिन ये और आपको प्रोग्रेस करने की ज़रूरत है। वैसे ही ये भी ऐसा कहता है कि हाँ आप प्रोग्रेस कर रहे हो या फिर कम आ रहे हो तो आप प्रोग्रेस नहीं कर रहे हो, इस फील्ड को थोड़ा ज़्यादा पढ़ो या फिर इस फील्ड के बारे में आप डेवलपमेंट ज़्यादा करो, वो वाली चीज़ है। ठीक है, तो ये बहुत ही बढ़िया दोनों क्वेश्चन आपको आई थिंक मेरे साथ के साथ याद हो गए होंगे। ठीक है, हाँ फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो आज का वीडियो जो भी जितने भी क्वेश्चन आपने पढ़े हैं ना, एक से बड़े क्वेश्चन है और 100% यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, डेफिनेटली आएगा। इसलिए आपको इन चीज़ों पर आज के वीडियो पे स्पेशली अच्छे से लर्न करना है। भले अपन इतना ही पढ़ लेंगे लेकिन बहुत अच्छे से लर्न करना है, साथ के साथ पक्का क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा, ये तय है। क्वेश्चन 20वां है, डिफाइन लिटरेसी रेट, साक्षरता दर क्या है। मैंने आपको अभी बताया था बात, तो डेफिनेशन वही एग्जाम में पूछेगा, बहुत बार पूछी गई है। देखो इसमें टाइम पीरियड का ज़रूर ध्यान रखना, 7 साल या फिर 7 साल से ऊपर, ये टाइम पीरियड मत भूल जाना। यानी कि 7 वर्ष और उससे ज़्यादा आयु के व्यक्तियों में साक्षर जनसंख्या के अनुपात को साक्षरता दर कहा जाता है। 7 वर्ष यानी कि 7 साल तक के बच्चे हो गए और उससे ज़्यादा आयु के कोई भी व्यक्ति हो, उन सब में एक रेशियो बिठाया जाता है, अनुपात देखा जाता है। जो साक्षर जनसंख्या का जो अनुपात देखा जाता है वो कहलाती है साक्षरता दर, कि कितने 7 साल तक के बच्चे पढ़े हुए हैं और उनसे ऊपर कितने लोग पढ़े हुए हैं, साक्षर दर के अंदर आता है। ठीक है, यानी कि लिटरेसी रेट इज द रेशियो ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन टू पर्सन्स एज 7 years एंड एबोव। ये ज़रूर ध्यान रखना, बिल्कुल एक्यूरेट, ऐसी कैसी, इसमें कोई वर्ड आगे पीछे नहीं होने चाहिए, ऐसी कैसी आपको याद करनी है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि फिल इन द ब्लैंक्स में ऐसा ही पूछा जाता है, टाइम पीरियड पूछता है सिर्फ कि लिटरेसी रेट का एज पूछ लिया, 7 years, 10 years, 11, तो आप लिख दें 7 years या फिर एबोव। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में बोल दो चाहे ओनली फॉर शिशु मृत्यु दर भी हो सकता है, लेकिन इंडिया के मैंने जानबूझ के लिखा है कि ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था एक बार, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हालांकि अपन डेफिनेशन किसकी पढ़ रहे हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी कि शिशु मृत्यु दर किसे कहते हैं, वो चाहे भारत में हो चाहे वो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इंडिया के संदर्भ में पूछा जाएगा आपसे। तो शिशु मृत्यु दर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है उसका ध्यान रखना। मैंने आपको हालांकि थोड़ा सा आपको अंदाज़ा दिया था, लेकिन फिर भी कि किसी वर्ष में, वर्ष कोई सा भी हो, 1 वर्ष का देखा जाता है, किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चे, बहुत अच्छे से समझना, 1000 पर रेशो बिठाया जाता है, हर 1000 का रेशो बिठाया जाता है, तो 1000 जीवित बच्चे जैसे पैदा हो गए, 1000 जीवित बच्चे, उनमें पैदा तो हो गए और उस टाइम पर जीवित भी हैं, लेकिन 1 साल तक, ये मत भूल जाना, जीवित बच्चे ठीक है, जन्म हो गया, जीवित भी हैं, लेकिन 1 साल तक, 1 वर्ष की आयु से पहले अगर मर जाते हैं, पहले मर जाने वाले बच्चों का जो अनुपात है वो शिशु मृत्यु दर कहलाता है। जन्म लेना कोई बात नहीं, जन्मते ही बच्चा ठीक है जन्म ले लिया और वो जीवित भी है, लेकिन वो साल भर तक जीवित रहा क्या, किसी कारणवश कोई डिजीज़ होने से डेथ तो नहीं होगी उसकी, पूरे साल भर का रेशो देखा जाता है, हर 1000 रेशो पर, 1000 बच्चों पर, 1000 जीवित बच्चों। अब क्या शब्द मत भूल जाना, जीवित बच्चे मत भूल जाना, एक वर्ष मत भूल जाना और पहले मर जाना, मतलब एक शब्द भी नहीं भूलना है आपको डेफिनेशन में, हर शब्द का मीनिंग है। आप सीधे बच्चे मत लिख देना 1000 बच्चों में, 1000 बच्चों में नहीं, 1000 जीवित बच्चों में, जैसे जन्मते मर गया वो एक अलग इशू है, उसका नहीं देखते। 1000 जीवित बच्चों में जो 1 साल तक, ठीक है, 1 वर्ष है पहले अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसका जो अनुपात है वो शिशु मृत्यु दर कहलाता है। ठीक है, द पॉपुलेशन ऑफ चिल्ड्रन हु डाई बिफोर द एज ऑफ 1 year आउट ऑफ 1000 लिव चिल्ड्रन born in a year is called the infant mortality rate। याद हो जाएगा। तो इसमें क्या क्या खास बातें याद रखनी है, एक तो 1 year, इसको मत भूल जाना, 1000 जीवित बच्चों पर मत भूल जाना। ठीक है,
ये एक्यूरेट डेफिनेशन है, एज इट इज़ आपको याद करनी है। और ये बहुत सारे हमारे देश के ऐसे राज्य हैं, गरीब राज्य ऐसे हैं और बहुत गरीब राज्य हैं जिनके अंदर ये आगे पीछे होती रहती है। हर साल रिपोर्ट आती है कि किस देश के अंदर इस बार ये जो इन्फेंट मोर्टलिटी रेट क्या रही, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा। सबसे भारत के अंदर सबसे अच्छी सबसे बेस्ट जो रहती है वो केरला में रहती है। केरल के अंदर, केरल में क्यों रहती है? क्योंकि वहाँ पर एजुकेशन बहुत ज़्यादा है। हर मतलब 99-98% एजुकेशन है, मतलब सब पढ़े लिखे हैं टोटली, मान लो एक तरीके से। तो केरला के लोग बहुत एजुकेटेड है और जो एजुकेशन जिसके पास है वो ऐसी कोई इशू होता नहीं है। कैसे कि एक शादी का टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड में शादी होगी, और दूसरी बात खान पान पर ध्यान रखा जाता है। जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो इन चीज़ों को समझते नहीं है कुछ। बाल विवाह जैसी अपन देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चों की शादियां कर दी जाती है, तो उनकी फिर आगे जाके उनमें दिक्कतें आती है, उनमें ये केस ज़्यादा होते हैं। लेकिन जो एजुकेटेड है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो पहले से तैयार रहते हैं, बहुत सारी सुख सुविधाओं से तैयार रहते हैं, हॉस्पिटल फैसिलिटी हैं, बहुत सारी फैसिलिटी हैं। इस वजह से केरल के अंदर ये क्वेश्चन भी है कि केरल में शिशु मृत्यु दर कम क्यों है? तो वाई इज़ द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट लो इन केरला? तो कारण यही है बिकॉज फिजिकल फैसिलिटीज ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन आर अवेलेबल इन सफिशिएंट क्वांटिटी इन केरला। ये सबसे मेन कारण है। सीबीएसई के अंदर पूछा गया है, आरबीएसई में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखना। यानी कि क्योंकि केरल में स्वास्थ्य और शिक्षा की भौतिक सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। भौतिक सुविधाओं का मतलब, फिजिकल फैसिलिटीज़ का मतलब है हॉस्पिटल्स खूब हैं, एम्बुलेंस खूब हैं, पास में हॉस्पिटल्स हैं, तो इजीली वहाँ पर पहुँचाया जा सकता है। और हेल्थ की रही, एजुकेशन तो है ही है। तो ये चीज़ें ज़रूर ध्यान रखना केरला में, मतलब इसका अच्छा रहने का कारण ये है। नेक्स्ट है औसत आय। औसत आय अपने पढ़ा था, एवरेज इनकम। औसत आय के अतिरिक्त विकास के अन्य दो प्रमुख मापदंड क्या हैं? यानी कि अपार्ट फ्रॉम एवरेज इनकम, वोट एवरेज इनकम बोल दो चाहे पर कैपिटा इनकम बोल दो, ठीक है। व्हाट आर द अदर टू मेन पैरामीटर्स ऑफ डेवलपमेंट? देखो मैंने आपको कहा था कि सबसे अच्छा तो होता है पर कैपिटा इनकम या फिर एवरेज इनकम, वो एक ही बात है। यानी कि प्रति व्यक्ति आय बोल दो चाहे औसत आय बोल दो, वो तो सबसे बेस्ट सबसे अच्छा माना जाता है। लेकिन उसके अलावा अगर दो और की बात करें ना, तो वो दोनों यही जो अपने आज पढ़ा है, एक इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और एक लिटरेसी, यानी कि शिशु मृत्यु दर और साक्षरता। किसी भी देश के अंदर पैसा होना ठीक है, पर कैपिटा इनकम मतलब प्रति व्यक्ति आय अच्छी होनी चाहिए, ये तो एजुकेशन मतलब डेवलपमेंट माना जाता है। उसके साथ में अगर शिशु मृत्यु दर, क्योंकि अगर बच्चा जन्म रहा है वो मर रहा है तुरंत 1 साल से पहले, इसका मतलब उस देश के अंदर वो डेवलप्ड कंट्री नहीं है, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो खाने पीने की हो, चाहे महिलाओं से संबंधित हो, बहुत सारे बच्चों से संबंधित हो, वो नहीं होना चाहिए। और दूसरी साक्षरता, पढ़ाई, लिटरेसी बहुत ज़रूरी है। तो ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। नंबरिंग के हिसाब से अगर पूछे तो पर कैपिटा इनकम, ठीक है, इनकी पर कैपिटा इनकम बोल दो चाहे एवरेज इनकम बोल दो, यानी कि औसत आय चाहे प्रति व्यक्ति आय, नंबर 1। नंबर 2 शिशु मृत्यु दर, यानी कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, और तीसरा साक्षरता या शिक्षा बोल दो, साक्षरता लिटरेसी। ये 3 कंटिन्यू याद रखना, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। एक सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको उस टाइम बताया था, बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स, शरीर द्रव्यमान सूचकांक, ठीक है, बहुत खास है ये। इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने पूरा लिख दिया इसके अंदर कि बीएमआई क्या है और इसको कैसे मापा जाता है, ये भी लिख दिया। दोनों क्वेश्चन साथ अलग अलग पूछेगा तो भी आप इसका आंसर लिख दोगे। व्हाट इज मीन्ड बाय बीएमआई, हाउ इज इट कैलकुलेटेड? हालांकि मैंने आपको बता दिया था कि बीएमआई क्या है। तो बीएमआई मीन्स बॉडी मास इंडेक्स, फुल फॉर्म तो आप जान गए। यानी कि बीएमआई का मतलब होता है शरीर द्रव्यमान सूचकांक, ठीक है। अब इस आंसर, नेक्स्ट आंसर क्या है कि इसे मापा कैसे जाता है, कैसे पता लगाया जाता है इसका, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये, देखो पहले तो एक बात और बता दूं मैं, आपने अगर पहले ही पढ़ा होगा, जो कुपोषित बच्चे होते हैं ना, जिनकी आंखें अंदर धस जाती है, जो सिर बहुत बड़ा सा सिर हो जाता है और हाथ पैर सूख से जाते हैं, पेट ऐसे बाहर से आ जाता है, वो कुपोषित बच्चे होते हैं। मतलब उनके डिजीज़ होता है ऐसा, कुपोषित बच्चों का पता लगाने के लिए। या फिर ये जो वो कुपोषित बच्चे होते थे उनमें अलग चीज़ है, लेकिन ये हैं कुपोषित एडल्ट्स, ध्यान से समझना, ये हैं कुपोषित एडल्ट्स, यानी कि जो वयस्क हैं,
मतलब ऐसा मान लो जो 18+ वाले उन लोगों में कुछ होते हैं ना जो बिल्कुल ऐसे हैं, सूखे सूखे से होते हैं और बहुत सारे डिजीज़ उनके होते हैं, शरीर अलग तरह ऐसा होता है, बहुत कमज़ोर शरीर कमज़ोर होता है। ये उनके बॉडी मास इंडेक्स शरीर को मापता है, उनकी हाइट और उनके वजन के अकॉर्डिंग बता देता है कि ये कुपोषित है, बीमार है, इसको इलाज करा लेना चाहिए। तो ध्यान से समझना, ये बच्चों का नहीं है, यानी कि यह एक अर्थव्यवस्था में कुपोषित लेकिन क्या वयस्कों का आंकलन करने का एक स्तर है, ठीक है। यानी कि इट इज़ अ लेवल ऑफ एस्टिमेटिंग अंडरनोर्स्ड एडल्ट्स इन एन इकोनॉमी। हमारी जो अर्थव्यवस्था है, जो इकोनॉमी है, वो अच्छी है बुरी वो तो आगे की बात है, एजुकेशन लेवल देख लेते हैं, हम सब कुछ देख लेते हैं, लेकिन इसको भी देखा जाता है उस इकोनॉमी के अंदर। वो देखने का मापने का काम कौन करता है? वो BMI काम करता है, ठीक है। कैसे करता है अभी बता देंगे। हालांकि मैंने एक लाइन और अच्छे से लिखी है कि जो न्यूट्रिशनल होते हैं साइंटिस्ट, वो कॉल इस बॉडी मास इंडेक्स, उनकी भाषा में वो इसको बॉडी मास इंडेक्स बोल देते हैं। जो कुपोषण के जो पोषण डॉक्टर होते हैं ना, पोषण वैज्ञानिक, इसे BMI कह देते हैं। ये लिखो चाहे मत लिखो, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, लेवल की बात है, आप तो यहीं तक लिख दोगे तो भी सही है कि ये वयस्कों का आंकलन करने का काम आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि कैसे मापा जाता है, कैलकुलेट कैसे किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट यही है, इसका फॉर्मूला भी मैंने लिख दिया है, तो ध्यान रखना कि यहाँ से लिखेंगे अपन कि इसकी गणना की जाती है। नंबर 1, सबसे पहले 2 बातों पर ध्यान देना। सबसे पहले व्यक्ति का वजन किलोग्राम में होना चाहिए, गलती मत कर देना, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप कि व्यक्ति का वजन होना चाहिए केजी में, ग्राम में, ऐसे लीटर में, कुछ भी उल्ट लिख देता है। तो आपको ये समझना है कि केजी में होना चाहिए, ग्राम में नहीं होना चाहिए, किलोग्राम नापता है, ठीक है, किलोग्राम में। और जो ऊंचाई हाइट है वो किस में होनी चाहिए? वो मीटर में होनी चाहिए। सेंटीमीटर दे देगा, मिलीमीटर दे देगा, दे देगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि मीटर में हाइट होनी चाहिए। फीट दे देगा, क्योंकि सुनने में अपन को कहता है कि 5 फीट 6 फीट, तो फिट नहीं आएगा। ध्यान रखना, किसी भी इंसान की BMI जब नापी जाती है तो उसकी लेंथ, जो हाइट होती है, लेंथ बोल दो चाहे हाइट बोल दो, उसको तो नापना है मीटर में, नॉट फीट में, मीटर में। और वज़न जो है वो ग्राम में नहीं, किलोग्राम में, ठीक है। इन दोनों को ज़रूर ध्यान रखना है, मैं नोट की जानी चाहिए, फिर नोट की जाती है, ठीक है। यानी कि फर्स्टली इट इज़ कैलकुलेटेड एज, फर्स्टली वेट ऑफ द पर्सन इज किलोग्राम्स एंड हाइट इन मीटर्स हैज़ टू बी नोटेड। सबसे पहले अपन किसी इंसान की हाइट नाप लेंगे, मीटर में लिख ली, हाइट इतनी, इतना मीटर। फिर उसका वजन कर लेंगे कि वजन इतना केजी, हो गया दोनों। फिर नंबर 2, सेकंडली वजन को ऊंचाई के वर्ग से विभाजित करें। सेकंडली डिवाइड द वेट बाय द स्क्वायर ऑफ द हाइट। वजन को उसकी जो ऊंचाई उसके स्क्वायर से, जैसे कि उसको डिवाइड करना। ये फॉर्मूला है कि सपोज उसका वजन हुआ, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, वजन हुआ 40 किलो, ठीक, और उसकी जो हाइट हुई वो सपोज मान लेते हैं 2 मीटर, ठीक है। 2 तो बहुत ज़्यादा बोल दी मैंने, वैसे ऐसे मान लेते हैं 2 मीटर, 2 का स्क्वायर कर लेते हैं, हाइट का स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या आ गया? 10, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, 4 से 10 आ गया, तो BMI क्या हो गया? 10। इसकी भी एक वैल्यू है, 18.5 कुछ वैल्यू है, हालांकि वो मैं कभी लिखा दूंगा कि अगर, क्योंकि वो अगर उतनी होती है तो देखा जाता है कि वो कुपोषित नहीं है या फिर नहीं, वो फैक्ट लिखा दूंगा कभी, तो वो भी काम आ जाएगा। तो इस तरीके से इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि BMI का फॉर्मूला होता है वजन अपॉन ऊंचाई का होल स्क्वायर। चलो मैं आपको एग्जैक्ट डेटा लिखा देता हूँ। हाँ, तो मैं सही कह रहा था आपको, वैसे कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, आपके फैक्ट काम नहीं आएगा, लेकिन कहीं साइड में लिखना चाहो लिख लेना कि अगर 18.5 हो BMI, अगर जैसे अभी 10 आई ना, ऐसे अगर किसी की BMI 18.5 आती है तो वो क्या कहा जाता है कि वो इसको क्या बोलते हैं अपन, अंडरनर्स्ड, यानी कि वो कुपोषित के अंदर आता है। और या फिर 25 है, 25 से ऊपर चला जाए अगर किसी की BMI, तो फिर देखा जाता है कि वो ओवरवेट है, वो फैटी है, ओवरवेट है। तो ये कुछ बातें, हालांकि कोई ज़रूरत नहीं है आपको लिखने की, 20 तक ठीक है। तो वैसे कहीं रफली आप अपने समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखना चाहो लिख सकते हो। तो इस तरीके से ये एग्जाम में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो अपना था। लेकिन हाँ, एक बात और है, ये जो सिस्टम है ना BMI निकालने का, ये जो बच्चा जब ग्रोथ कर रहा होता है, छोटा बच्चा बेबी जो होता है, वो बेबी जब ग्रोथ कर रहा होता है उसके नहीं मापा जाता है, क्योंकि उस टाइम पर उसका वेट और वो अनबैलेंस रहता है, क्योंकि हाइट छोटी होती है, वेट ज़्यादा हो सकता है क्योंकि छोटा होता है। तो बच्चों के लिए नहीं है, वयस्क के लिए, ठीक है, ये ध्यान रखना, एडल्ट के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है BMI वाला क्वेश्चन। ये जितने भी क्वेश्चन मैंने आज आपको इससे पहले 2 बताए थे वो सब वेरी इंपॉर्टेंट है। आज के लिए इतना ही करेंगे, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, इनको आपको अच्छे से याद करना है। बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, ठीक है, ओके।